डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखें, जिस तरीके से हमारी एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ स्टार्ट है और आखिरी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर आखिरी लेक्चर डिलीवर करेंगे, जिसमें हमने बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का एम्फोटेरिक नेचर को डिस्कस किया था। अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 4 को स्टार्ट किया जाए, तो आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 01 आप लोगों के सामने लाए हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे चैप्टर का नाम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि मैं KPK खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड का कंटेंट यूज़ करता हूँ और उसमें चैप्टर का नाम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके ऊपर मैंने तफसीलन लेक्चर दिए हुए हैं। थर्ड पीरियड के ऊपर तफसीलन बात हुई है, उसकी प्ले लिस्ट तैयार है। इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर उसको चेक करें। अल्कली मेटल एस ब्लॉक एलिमेंट में हम तफसीलन पढ़ चुके हैं, उसकी भी प्ले लिस्ट तैयार है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उसको ज़रूर चेक करें। अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऊपर तफसीलन बातें हो चुकी हैं, वो जो बातें करनी थी हम कर चुके हैं। आज जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी भी प्ले लिस्ट तैयार हो चुकी है। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेक्चर नंबर 01 को हम स्टार्ट करेंगे और हमारे आज का जो है ग्रुप नंबर जो है 4th A एलिमेंट यानी कार्बन फैमिली को आज हमने डिस्कस करना है। कार्बन फैमिली हमारा आज का टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग आप लोगों के सामने है। आज के लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। आज हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को भी देख लेंगे, ट्रेंड्स फ्रॉम नॉन मेटल टू मेटल की तरफ जो ट्रेंड जा रहे हैं उसको भी देख लेंगे। बहुत सारी बातें, इंट्रोडक्शन है लेक्चर का। पेन और कापी हाथ में ले लें, बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देखें हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि हम KPK पाकिस्तान के अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन का कंसेप्ट बच्चों को दे सकें। आज के लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप नंबर 4th A के जो एलिमेंट्स हैं इसको कार्बन फैमिली का नाम देते हैं और इसमें जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, कार्बन है, हमारे पास सिलिकॉन है, वहाँ पर आपके सामने लिखे भी हुई है, जर्मेनियम है और टिन है और लेड है। ये एलिमेंट जो है हमारे पास कार्बन फैमिली में पाए जाते हैं। ग्रुप नंबर हमारे पास जो है 4th A है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 4th A हमारे पास पाया जाता है पीरियोडिक टेबल का। और ये जो कार्बन फैमिली है, अगर आप इसके इस तरफ जाएंगे, इस तरफ ग्रुप को चेक करेंगे तो यहाँ 5वां ग्रुप है, साथ 6ठा ग्रुप है, उसके साथ 7वां ग्रुप है। तो अगर आप इन ग्रुप को चेक करेंगे, 5वां ग्रुप है, 6ठा है या 7वां ग्रुप है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अगर आप इस ग्रुप में देखेंगे कार्बन के साथ, तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। इसके इस तरफ जो ग्रुप हैं, 5वां ग्रुप है, 6ठा ग्रुप है, 7वां ग्रुप है, यानी नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है और फ्लोरीन फैमिली है, हालोजन। ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर आप इसके पीछे की तरफ आएँ, पीछे ग्रुप में हम पढ़ चुके हैं, हमने यहाँ पर 3rd ग्रुप को पढ़ा है, 2nd ग्रुप को पढ़ा है, 1st ग्रुप को पढ़ा है। ये जो एलिमेंट्स आपके पास हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। ये एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। तो अगर आप इस ग्रुप को देखेंगे तो ये ग्रुप एक ब्रिज है, ब्रिज। ये जो हमारे पास ग्रुप आ रहा है, ग्रुप नंबर 4th A, ये हमारे पास एक ब्रिज है, पुल का काम कर रहा है। यानी ये ब्रिज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के दरमियान में इनको जोड़ रहा है। इस वजह से इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि ये हमारे पास जो है इंटरमीडिएट करैक्टर शो करेगा। ये जो ग्रुप नंबर 4th A एलिमेंट है ये इंटरमीडिएट करैक्टर शो करेंगे, यानी मेटल वाली खुसूसियात भी शो करेंगे और नॉन मेटल वाली खुसूसियात भी शो करेंगे। इसलिए जो ट्रेंड्स फ्रॉम नॉन मेटल टू मेटल में लगाया हुआ है ना, उसमें यही है कि इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे कि आपके पास जो है कार्बन है, इसी टॉपिक में हम देखते हैं, कार्बन है और सिलिकॉन है, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं।
कार्बन और सिलिकॉन जो है ये दोनों हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं। इसमें जो जर्मेनियम है, यहाँ पर जर्मेनियम ये मेटलाइड है। जर्मेनियम हमारे पास क्या है, मेटलाइड है। इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों वाली खुसूसियात होती हैं, यानी मेटलाइड्स है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर रख रहा है। उसके बाद अगर हम टिन और लेड को देखें, टिन को देखें और लेड को देखें, तो ये हमारे पास मेटल्स हैं। टिन और लेड को चेक करें तो ये हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। इस वजह से जब इसके इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में ये एक ब्रिज का काम कर रहा है मेटल और नॉन मेटल को। तब ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का जो मेटल और नॉन मेटल का लिए ब्रिज का काम कर रहा है। तो आपको याद हो ग्रुप नंबर 4 ए आपके पास है। इस ऑप्शन को आपने टिक करना है, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान ब्रिज का काम करता है। मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान ब्रिज का काम करता है, और ये हमारे पास ग्रुप नंबर 4 ए है। इस तरफ इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरफ इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस तरफ हमारे पास मौजूद है नॉन मेटल्स, इस तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारे पास मौजूद है मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान ये हमारे पास ब्रिज का काम कर रहा होता है। तो इंट्रोडक्शन में जो आप लोगों ने बातों को याद रखना है वो ये याद रखना है, और ट्रेंड्स फ्रॉम नॉन मेटल टू मेटल में इसको याद रखें। ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, ये हमारे पास मेटलाइड्स हैं, ये हमारे पास मेटल्स हैं। ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है ग्रुप नंबर 4 में, ग्रुप नंबर 4 में मेटलाइड कौन सा है, ग्रुप नंबर 4 में हमारे पास मेटलाइड कौन सा है। तो ग्रुप नंबर 4 ए में हमारे पास मेटलाइड कौन सा है, जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है ये मेटलाइड का काम कर रहा होता है। तो इसको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से याद रखें। विच एलिमेंट शोज मेटलाइड कैरेक्टर इन ग्रुप नंबर 4। आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे, ये ऑप्शन होगा ए, ये ऑप्शन होगा बी, ये ऑप्शन होगा आपके पास सी, लेट सपोज ये ऑप्शन होगा आपके पास डी है। तो सी ऑप्शन को आपने क्या करना होगा, टिक करना होगा। जो मेटलाइड कैरेक्टर जो हमारे सामने आ रहा है वो कौन सा दे रहा है, जर्मेनियम हमें दे रहा है। नॉन मेटल कैरेक्टर कौन सा है, कार्बन और सिलिकॉन। और हमारे पास मेटल कैरेक्टर कौन सा है, टिन और लेड। तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इन पॉइंट्स को भी याद रखें। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से क्लियर हो, ये पॉइंट भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से क्लियर हो, और ये पॉइंट भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से क्लियर हो। ब्रिज के तौर पर ये काम होते हैं, मेटल और नॉन मेटल को आपस में मिला रही हैं। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये भी क्लियर हो। इस तरफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इस तरफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स आपके पाए जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने इन बातों को क्या करना है, याद कर लेना है। तो आप थोड़ा सा इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं कोई जगह क्रिएट कर सकूं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। जल्दी से इसको वीडियो को पास करें और नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। हम थोड़ा सा अपने लिए जगह यहाँ पर क्रिएट करते हैं। देखिए ग्रुप नंबर 4 ए हमारा स्टार्ट है। ये बोर्ड को साफ़ कर लेते हैं ताकि जगह हमें कुछ मिल जाए। ट्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है, आपकी किताब में एक हेडिंग ट्रेंड्स लिखा हुआ है, फ्रॉम नॉन मेटल टू मेटल लगा हुआ है, तो उसको आपने चेक कर लिया होगा। हम थोड़ा सा चेक करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट्स को और बॉइलिंग पॉइंट्स को। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को चेक करते हैं। देखिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर जो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने लगाए हुए हैं। आप चेक कर सकते हैं। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट्स आपके पास है डिग्री सेंटीग्रेड में 3600 है, 3600 है। सिलिकॉन का हमारे पास 1420 है, जर्मेनियम का 937 है, टिन का जो हमारे पास 232 है, ये एटॉमिक नंबर मैंने लगाए हुए हैं, और लेड का हमारे पास जो है 328 है। इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट आपके सामने है। कार्बन का 4827 है, वेरी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका आ रहा है, बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। इसको डिस्कस करते हैं। सिलिकॉन है 3260 है, जर्मेनियम है 2830 है, और इस तरीके से टिन है 2560 है, और हमारे पास जो है आखिर में लेड है 1744। ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपके सामने लगाए हुए हैं। एक चीज़ याद रखें, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिपेंड तो ज़्यादातर जो है, एक तो हमने देखना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों को देखना है।
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग कितनी आ रही है, इसको हमने देखना है। दूसरा लेटेक्स स्ट्रक्चर को भी देखना है, दो चीज़ों को हम चेक करते हैं। तो बहरहाल मेल्टिंग पॉइंट में आपने ये देखना है कि अगर आपके पास ये ग्रुप नंबर 4 है, इसके एटॉमिक नंबर 6 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें तो 1s2 2s2 है और 2p6 है, 2s2 हो जाएगा, सॉरी। तो ये इसका K शेल है और ये इसका L शेल है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल आ रहा है और आउटर मोस्ट शेल में चेक करें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो आपस में बॉन्ड बनाने से हमने देखना है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स को। तो हमने जब इनको चेक किया है, सिलिकॉन को, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम को, जर्मेनियम के बाद टिन को, टिन के बाद लेड को, नीचे आने से इनका साइज़ बड़ा हो रहा है, नीचे आने से इनका साइज़ क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और याद रखें जितना साइज़ बड़ा होगा उतना मेटालिक बॉन्डिंग कम होगी और जितना मेटालिक बॉन्डिंग कम होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। तो जितना साइज़ लार्ज होगा, ये जनरल रूल समझा रहा हूँ, साइज़ लार्ज है तो आपके पास मेटालिक बॉन्डिंग जो है ये वीक होती जाएगी। और मेटालिक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा वीक होगी, जनरल रूल ये बताता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, वो कम होगा, वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो इसलिए आज से अगर मेल्टिंग पॉइंट को आप चेक करें, आप कार्बन के मेल्टिंग पॉइंट को देखें 3600 है, फिर आए 1420 मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, फिर आए 937 मेल्टिंग पॉइंट, फिर आए 232, फिर आप 328। यहाँ पर एक्सेप्शनल केस आ गया, टिन और लेड, टिन और लेड। नॉर्मली हमने ये देखा है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है नीचे आने से कम हो रहा है, यानी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये आ रहा है, ये कार्बन है, सिलिकॉन है, उसके बाद जर्मेनियम है और यहाँ पर एक्सेप्शनल केस आया, ये यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ये हो गया कि लेड का मेल्टिंग पॉइंट टिन से ज़्यादा हो गया। ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है कि हमारे पास टिन और लेड में जो जनरल रूल है मेटालिक बॉन्डिंग कम हो रही है, मेटालिक बॉन्डिंग कम होने से मेल्टिंग पॉइंट कम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टिन और लेड में लेड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया टिन से, ये एक्सेप्शनल केस। अच्छा याद रखें, केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री नाम है एक्सपेरिमेंट का। केमिस्ट्री पहले एक्सपेरिमेंट करती है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री नाम है एक्सपेरिमेंट का। केमिस्ट्री में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो केमिस्ट्री में जब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर देखा गया है कि लेड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट टिन से ज़्यादा है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद केमिस्ट्री जो है बाद में रीज़न बताती है, इस तरह हुआ होगा, इस तरह हुआ होगा, ये बात होगी, एक्सपेरिमेंट के बाद ही बताती है। तो यहाँ पर किताब रीज़न लिखी हुई है। टिन और लेड में अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट को चेक करें, टिन के और लेड के, इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे सामने आ रहा है टिन का 232 डिग्री सेंटीग्रेड और लेड का आ रहा है 328 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सेप्शनल केस है। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड इज़ ग्रेटर देन द टिन, या वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन इज़ लेसर देन द लेड। वजह क्या है? एक तो याद रखें मेल्टिंग पॉइंट का डिपेंड मेटालिक बॉन्डिंग के ऊपर भी है, लेकिन एक चीज़ जो इसमें पाई जाती है वो हमने देखना है स्ट्रक्चर को। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर को देखेंगे, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर को देखेंगे। दोनों का स्ट्रक्चर जो है क्लोज क्यूबिक पैकिंग है। दोनों का जो कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर को, तो यहाँ जो लेड के अंदर है ना क्लोज क्यूबिक पैकिंग है और बड़ी अच्छी अरेंज क्लोज क्यूबिक पैकिंग है। ये सॉलिड स्टेट की आपकी फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है
उसमें आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। अभी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री भी हमने स्टार्ट की हुई है, तो उस वक्त साले स्टेज तक पहुँच गए, तो वहाँ पर इसको तफसीला डिस्कस करेंगे। क्लोज क्यूबिक पैकिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ लेड के अंदर क्लोज क्यूबिक पैकिंग है। याद रखें टिन के अंदर भी क्लोज क्यूबिक पैकिंग है, लेकिन यहाँ जो कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर है ना वो डिस्टार्ट है, वो इतना रेगुलर अरेंज नहीं है जितना रेगुलर अरेंज लेड में है। लेड के अंदर क्लोज क्यूबिक पैकिंग बड़ी अच्छी रेगुलर अरेंज है, और जितनी अच्छी क्लोज क्यूबिक पैकिंग रेगुलर अरेंजमेंट होगी, इसमें ये रेगुलर है, रेगुलर अरेंजमेंट होगी सही तरीके से, वहाँ थोड़ी सी डिस्टार्टनेस है टिन के अंदर, तो मेल्टिंग पॉइंट उतना अच्छा रहेगा। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट को देखा गया है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आपके पास लेड जो है वो ग्रेटर है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन से। एक रीज़न जो किताबों में लगी हुई है। दूसरी रीज़न जो है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखना होगा। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप जल्दी से नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। हम थोड़ी सी इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिस्कस करते हैं, ये जगह मुझे क्लियर करनी पड़ेगी। देखें ना, उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें पास करके। देखें ना, एक चीज़ यहाँ नोट करें, आपके पास अगर आप लोगों को याद हो पिछले वीडियोस में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोगों को समझाई है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप थोड़ा अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर एक टेबल अगर मुझे मिल जाए, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ तक 1S है, यहाँ पर होगा 2S और 2P, यहाँ पर हो जाएगा 3S 3P और 3D, यहाँ पर हो जाएगा 4S 4P 4D और 4F, ये हो जाएगा 5S, ये हो जाएगा 5P 5D और 5F, 6S 6P 6D और 6F, ये हो जाएगा 7S 7P 7D और 7F। ये एक टेबल अपने पास बना लें। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस टेबल को आपने देखा होगा। आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री बार बार फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का नाम आ जाता है, तो साथ लगे हुए हैं, थोड़ी सी स्लो हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ काम हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको कवर कर लेंगे। तो आपके पास ये टेबल बना हुआ है। इसमें अगर आप टिन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना चाहते हैं तो टिन आपके पास 50 है एटॉमिक नंबर, टिन का 50 है एटॉमिक नंबर, और आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1s2। आपने इस तरह एरो मारने हैं, ये पहला एरो है, उसके बाद ये दूसरा एरो है, यहाँ से तीसरा एरो आएगा, फिर ये फोर्थ एरो आएगा, फिर ये फिफ्थ एरो आएगा, फिर इस तरीके से ये सिक्स्थ एरो आएगा, फिर ये सेवन्थ एरो आएगा, फिर ये एट्थ एरो आएगा, फिर ये नाइन्थ एरो आएगा, और फिर ये 10th एरो आएगा। एरो मारते रहें, ठीक है उम्मीद समझ आ रही होगी। तो हमारे सामने ये 1S आपने डालना है, 1S 2 हो जाएगा। दूसरे एरो में 2S मारो, 2S 2 हो जाएगा। फिर हमारे पास 2P है, 6 हो जाएगा। ये K शेल हो जाएगा, ये L शेल हो जाएगा। उसके बाद 2P के बाद हमारे पास आ रहा है 3S। यहाँ पर चेक करें 3S आ रहा है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। फिर आप एरो मारे 3P और 4S। 3P के अंदर 6 है और 4S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद आपने एरो मारना है 3D 10। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है 4P 6 3D के बाद। फिर आपने एरो मारना है, फिर आपके पास आ रहा है 5S 2 आपके पास आ रहा है। फिर आपने एरो मारना है, इस तरीके से जाएं 4D 10 और उसके बाद 5P 6 5P 6 और 6S 2। थोड़ा एरो मारते जाएं, गिनते जाएं, पूरे तो नहीं हो गए, 50 हो गए, कितने हो गए, 2 4 10 और ये हो जाएगा 12 18 20 30 36 38 48 48 और यहाँ पर ये नहीं रहेगा, ये 48 और 5P 2 हो जाएगा, 5P 2 हो जाएगा। तो आप चेक करें, आपके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, अगर आप इसको सही तरीके से अरेंज करना चाहते हैं तो इसको हम इधर अरेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको चेक करें, ये हो जाएगा 1S 2, ये हो जाएगा 2S 2, ये हो जाएगा 2P 6, ये हो जाएगा 3S 2, ये हो जाएगा 3P 6, ये हो जाएगा 4S 2, ये हो जाएगा 3D 10 और ये हो जाएगा 4P 6 और ये हो जाएगा 4D 10
और ये 5s2 और 5p2। अब ये आपके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं और p शब्द शेल में एंड हो रहा है तो इसलिए p ब्लॉक एलिमेंट है, हम इसको नाम देते हैं। बतखों की आवाज़ आ रही है बाहर, बर्ड से मेरे ख्याल से उनकी आवाज़ें हैं। बहरहाल आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारे पास यहाँ देखें, यहाँ पर अगर देखें d ऑर्बिटल है 4d10, f ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। आप यहाँ टिन के अंदर देखेंगे, टिन के अंदर f ऑर्बिटल नॉट फील्ड। f ऑर्बिटल को आप देख रहे हैं कि f ऑर्बिटल टिन के अंदर फील्ड नहीं है, टिन के अंदर f ऑर्बिटल फील्ड नहीं है। लेकिन जब आप लेड की तरफ आएंगे और लेड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे निकालें, 82 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब आप इसके निकालेंगे लेड की, यहाँ तक तो आपके पास चलेगा 50 तक, यानी आपके पास 5p से अगर आप आगे जाएंगे और यहाँ 6 डाल लेंगे, 5p के बाद यहाँ पर 6 डाल लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 48 और यहाँ पर आप 6 डाल लेंगे, लेड की बात कर रहा हूँ, 48 और 6 54 हो जाएगा। और 5p के बाद अगर आप आगे जाएंगे तो आपके पास 5p के बाद आ रहा है 6s 2 इलेक्ट्रॉन, और 6x के बाद आपके पास आ रहा है 4f 14 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से 48 और 6 आप यहाँ कर दें तो ये कितना हो जाएगा 54 और 2 56 और 14 को आप जमा करें 56, ये हो जाएगा 70, और उसके बाद 4f के बाद 5d 80, 5d के बाद 6p 2 इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ी सी इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को भी देखें, लेड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपके पास आ रहा है f ऑर्बिटल, और यहाँ f ऑर्बिटल जो है वो फील्ड है। f ऑर्बिटल क्या है, फील्ड है। तो आपने यहाँ इस चीज़ को नोट रखना है कि f ऑर्बिटल यहाँ पर लेड के अंदर फील्ड है, f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, z इफेक्ट बढ़ रहा है। इस तरफ नीचे जाने से आप देखेंगे यहाँ पर लेड में आप देखेंगे कि z इफेक्ट जो है वो बढ़ रहा है, z इफेक्ट बढ़ रहा है और f का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आपकी किताब ने टिन और लेड के मेल्टिंग पॉइंट को जब डिस्कस किया है तो टिन का मेल्टिंग पॉइंट 232 और लेड का 328 दो रीज़न की वजह से है। एक तो कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर को देखेंगे, कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर लेड का क्लोज क्यूबिक पैकिंग, अच्छी क्लोज क्यूबिक पैकिंग है बनिस्बत टिन से। टिन के अंदर भी क्लोज क्यूबिक पैकिंग है लेकिन अच्छी क्लोज क्यूबिक पैकिंग नहीं है जितना लेड के अंदर है। एक वजह कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर को आपने देख लेना है, इसको 12 कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि टिन के अंदर f ऑर्बिटल फील्ड नहीं है, लेड के अंदर f ऑर्बिटल फील्ड है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका कम है, z इफेक्ट बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने की वजह से लेड के अंदर लेड का z इफेक्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए साइज़ के ऊपर भी जब हम डिस्कस करते हैं, टिन और लेड के साइज़ को डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर सवाल आते हैं, तो ये भी वजह ये होता है कि साइज़ में कमी अचानक क्यों इतनी ज़्यादा हो जाती है, लेड के अंदर साइज़ में कमी आ जाती है, यानी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता साइज़ के अंदर, उसकी वजह भी यही है, तो हम डिस्कस करेंगे अगर साइज़ के ऊपर बात आएगी तो। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट में आप लोगों ने इन बातों को दिमाग में रख लें कि मेल्टिंग पॉइंट जब भी हम डिस्कस करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट नीचे आने से जनरल ट्रेंड तो ये है कि साइज़ बढ़ेगा, मेटालिक बॉन्डिंग कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो आप देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट 3600 है, 1420 है, 937 है, कम हुआ है, नीचे भी कम हुआ है, लेकिन टिन और लेड में एक्सेप्शनल केस आया है 232 और उसके बाद 328 बड़ा है। उसके पीछे दो रीज़न आपको क्लियर होनी चाहिए कि लेड के अंदर कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर है, बड़ा अच्छा सा क्लोज क्यूबिक पैकिंग है बनिस्बत टिन के, उसकी क्लोज क्यूबिक पैकिंग डिस्टार्ट इतनी अच्छी नहीं है, और दूसरी वजह है कि लेड के अंदर f
आर्बिटाल फुल फील्ड है, स्क्रीनिंग इफेक्ट उसका कम है, जेड इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, ज़ाहिर बात न्यूट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं। लेड के अंदर एफ आर्बिटाल मौजूद है और टिन के अंदर एफ आर्बिटाल मौजूद नहीं है। इस वजह से यहाँ पर लेड के अंदर एफ आर्बिटाल होने से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक्सेप्शनल केस था जिसको मैंने तफसीलन आपके सामने डिस्कस कर दिया है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट के बाद जिस चीज़ को हमने डिस्कस रखना है वो हमारे सामने बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट में उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। इसको वीडियो को पास करें और इसको नोट कर लें, उसके स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देख लिया होगा। हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करने के बाद ये हम देखते हैं थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट्स को। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट चेक करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन के बॉइलिंग पॉइंट को देखें, सिलिकॉन के बॉइलिंग पॉइंट को देखें और उसके बाद जर्मेनियम के बॉइलिंग पॉइंट को देखें। कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली 4827 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं अभी बात करने जा रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 4827 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपके पास सिलिकॉन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड है। और उसके बाद जर्मेनियम को चेक करें तो आपके साथ जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 2830 आ रहा है। अगर आप चेक करें तो कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट या सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हाई क्यों है, खुसूसन इस पर आता है शॉर्ट क्वेश्चन। वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन इज़ वेरी हाई, वो कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हाई क्यों है, रीज़न बताएं। तो याद रखें असल में कार्बन के अंदर जो है आपको पता है, आपने डायमंड पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर भी पढ़ी होंगी, वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म तफसीलन डिस्कस हुई है। तो जो डायमंड है इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन के अंदर डायमंड लाइक लैटेक्स है। आपने पढ़ा होगा जो कार्बन है इस किस्म का स्ट्रक्चर शो करता है ऐसे, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, इस तरीके से यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन। इसका आपको ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आता है, ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होता है डायमंड की तरह, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। सिलिकॉन में ऐसा होता है लेकिन बनिस्बत कार्बन के कम होता है। जो अरेंजमेंट कार्बन की है ना, बड़ी क्लोज पैक्ड है और बड़ी अच्छी अरेंजमेंट है, कम्पैक्ट अरेंजमेंट है। डायमंड के अंदर यहाँ पर कम्पैक्ट अरेंजमेंट है, एटम की कम्पैक्ट अरेंजमेंट है। तो चूंकि इसकी डायमंड की तरह लैटेक्स है, सिलिकॉन का भी कुछ ना कुछ लैटेक्स डायमंड की तरह मिलता है, इस वजह से इनके आप बॉइलिंग पॉइंट को चेक करेंगे तो एक्सेप्शनली इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है बनिस्बत दूसरों के चेक किया जाए। तो आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट को तो यहाँ पर 283 है आपके सामने, और उसके बाद जो है 2560 है टिन का, और लेड का 1744 है, 1744 है। तो बहरहाल नीचे आने से साइज़ बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। लेकिन एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट कार्बन का है ड्यू टू डायमंड लाइक लैटेक्स, लैटेक्स। सिलिकॉन भी इस तरह है लेकिन डायमंड की तरह जो पैकिंग है कम्पैक्ट पैकिंग नहीं है सिलिकॉन में। बहरहाल इसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई है कार्बन का, डायमंड लाइक लैटेक्स किताबों ने लिखा हुआ, रीज़न को लिखा हुआ है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने बहुत सारी बातों को देखा है। इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातों को हमने देखा है। इसको इंट्रोडक्शन को भी इसको स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, शाबाश, और इसको पास करके नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लो। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन को भी देख लिया, ट्रेंड्स को देखा है, नॉन मेटालिक करेक्टर से मेटालिक करेक्टर की तरफ आ रही हैं, मेटालाइड है दरमियान में जर्मेनियम, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स को देख लिया। एक्सेप्शनल केस हमने देखा है टिन और लेड को। साइज़ के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को चेक करते रहें। लेड के अंदर 4f ऑर्बिटल जो है फील्ड हो रहा है और टिन के अंदर f ऑर्बिटल फील्ड नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है लेड के अंदर और जेड इफेक्ट बढ़ेगा। साइज़ के ऊपर भी फ़र्क आएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा हो रहा है। एक्स्ट्रा हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका है, कार्बन का है, उसको भी हमने तफसील से डिस्कस देख लिया है हमने। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कुछ आप लोगों के सामने आ चुकी है। ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा।
देखें ये आपका हमारा सा प्यारा सा साथ है, मैं बार बार ये बातें करता रहता हूँ। हमारे इस चैनल केमिस्ट्री वालों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि हम पाकिस्तान KPK के अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन कंसेप्ट दे सकें। ऐसे लेक्चरों को नोट करें, लेक्चर नोट करने के बाद चेक करें, आपकी इंशाल्लाह मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप क्लियर रहेंगी। आप किसी टेस्ट में अपेयर होते हैं और जा कर के टेस्ट को चेक करते हैं, ऑब्जेक्टिव को चेक करते हैं, अगर कोई कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। उम्मीद है इंशाल्लाह हम कमियों को ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि हम लेक्चरों को नोट किया करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।